आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, आनन्द मङ्गल मङ्गलम्, आनन्द मङ्गल मङ्गलम्, हितप्रियम् भारत भारतम्, हितप्रियम् भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपको अभिनेत्री रीटा भादुड़ी से यूनुस खान की बातचीत सुनवा रहे हैं। रीटा जी, एक बार फिर विविध भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम विविध भारती में साथ में सजीव प्रसारण भी कर चुके हैं और आप विविध भारती परिवार का एक बहुत जरूरी हिस्सा रही हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे फिर से यहाँ पर आप लोगों ने बुलाया और बातचीत करने का मौका दिया। धन्यवाद। रीटा जी, क्यों ना बातचीत का सिलसिला जो है वो आपके बचपन से शुरू करें, तो जरा अपने बचपन की यादें हमारे साथ बांटिए। बचपन मेरा बीता इंदौर में, एमपी, मालवा में। मालवा। क्या बात है। मैं वहीं पैदा हुई और करीब 7 साल की उम्र तक वहीं थे। उसके बाद हम बॉम्बे शिफ्ट हुए हैं जो मुंबई है अब। और बचपन बहुत अच्छा रहा क्योंकि मालवा की मिट्टी की खुशबू ही कुछ अलग है और वहाँ का माहौल ही अलग है। तो पहले जब मुंबई आए तो सब कुछ नया लगता था, लेकिन धीरे धीरे हम भी मुंबई कर बन गए। क्या बात है। मालवा की आपने याद दिला दी। बचपन की कुछ यादें जो मालवा से जुड़ी रही हों, जो आप हमारे श्रोताओं के साथ बांटें, तो जो मालवा में हमें सुन रहे हैं बहुत खुश हो जाएंगे ये सब सुनकर। इंदौर में रहते हुए मुझे याद है कि हमारे कुछ मित्र थे, उनके साथ हम साथ में स्कूल जाया करते थे और बग्गी में जाया करते थे। और रास्ते में एक प्याऊ आता था और बस कोई न कोई बहाना करके हमें उस प्याऊ से पानी पीना होता था, क्योंकि इतना ठंडा, इतना मीठा पानी ऐसा लगता था कि पीते ही रहो। और वो कुछ पल हमें मिलते थे मस्ती करने के लिए, नहीं तो घर से स्कूल, स्कूल से घर, यही होता था। क्या बात है। एक अलग दौर की याद आपने दिला दी। लेकिन मालवा से अचानक मुंबई आना काफी झटकेदार जैसा रहा होगा, क्योंकि एक तरफ वो सुकून भरी जिंदगी और दूसरी तरफ ये बड़े शहर की भीड़। झटकेदार वैसा नहीं कहूंगी, पर बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि सब कुछ नया था। यहाँ पर इस बात का पहले आश्चर्य होता था कि यहाँ सब बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं, तो वो एक बहुत ही नई बात थी हमारे लिए। और फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं, ये तो एक भाषा है जो कोई भी सीख सकता है, हम भी सीख सकते हैं। और फिर वो दौर शुरू हुआ जहाँ हमने अंग्रेजी भी सीखी, मराठी भी सीखी। वैसे मराठी तो थोड़ी बहुत आती थी क्योंकि इंदौर से हैं, होलकर का स्टेट है जी, तो उस भाषा से वाकिफ थे। लेकिन मजा बहुत आया उस बचपने से जो बड़े होने की तरफ जो कदमें उठाए, बड़ा एक्साइटिंग रहा। रीटा जी, क्या स्कूल के जमाने में एक्टिंग से थोड़ा बहुत वाकफियत हो गई थी, थोड़ा बहुत जुड़ाव हो गया? जी हाँ, वो तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो स्कूल में होती हैं उसी में हिस्सा लेते थे। और मुझे याद है हमारा स्कूल जो गुरेगांव में ही है, सेंट थॉमस हाई स्कूल, वहाँ मैंने एक प्ले किया था, 1 एक्ट प्लेस जो एनुअल डे पे होता है, जिसका नाम था पन्ना दाई। उसमें मैं पन्ना बनी थी। रामकुमार वर्मा वाला? मुझे वो तो याद नहीं है इतना। पर टीचर जो थी हमारी हिंदी की, उन्होंने हमें ये प्ले सिखाया था और हमने किया था। और बहुत एक्साइटमेंट थी कि उस छोटी सी उम्र में एक इतनी बड़ी औरत का किरदार मैं निभा रही हूँ। बहुत ही। तो बहुत अच्छा लगा था और तभी से ये लगाव हो गया था इस कला से। मुझे लगता है कि एक्टिंग से आपके जुड़ाव की कुछ और बातें हम आगे करेंगे, लेकिन जिस दौर की बात करें, कोई गाना उस दौर का अगर आपको याद आ रहा हो तो वो सुन लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्यों ना मेरी पहली फिल्म जूली का ही गाना सुनते, जो एक भजन है। बिल्कुल, सुनते। साचा नाम तेरा, साचा नाम तेरा, तू शाम मेरा, साचा नाम तेरा, तू शाम मेरा, सगरा जगत है झूठा साथी, टूटे दीपक बुझ जाए मोती, हरे रंग
की धारा तू है किनारा मनमोहन प्यारा सबका खिवैया कृष्ण कन्हैया सगरा जगत है झूठा साथी टूटे दीपक बुझ जाए बाती तोड़ के ये मन मंदिर बना लूं हो मन के मंदिर में धाम तेरा साचा नाम तेरा तू श्याम मेरा साचा नाम तेरा तू श्याम मेरा सगरा जगत है झूठा साथी टूटे दीपक बुझ जाए बाती हरे रंग में तू संग में है चाहे सांझ हो चाहे सवेरा साचा नाम तेरा तू श्याम मेरा साचा नाम तेरा। रीटा जी, जूली का गाना हमने सुना, ये वो दौर है जबकि आप एक्टिंग की दुनिया में बाकायदा आ गई थीं। लेकिन मैं थोड़ा फिर पीछे लौटूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि स्कूल के दिनों में एक्टिंग करने से जिंदगी में बाकायदा प्रोफेशनल एक्ट्रेस बनने तक का सफर कैसे तय हुआ? कब आपने तय किया कि आप अभिनेत्री बनना चाहती हैं? स्कूल के बाद कॉलेज गए, केसी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। नेचुरली वहाँ का जो ड्रामेटिक सोसाइटी था उससे इन्वॉल्व हो गई और वहाँ पर कई सारे प्लेस किए। कादर खान साहब हमें डायरेक्ट करते थे। जी, उस जमाने में केसी कॉलेज, जो कि मैंने सुना है कि वो अपने ड्रामा के लिए, अपनी कल्चरल एक्टिविटीज के लिए बहुत जाना माना बहुत मशहूर था, बहुत मशहूर। शफी इनामदार हमारे ग्रुप में थे। वाह वाह। और बहुत से राजेश खन्ना आपके पहले थे कि बाद में? बहुत पहले वो तो हमारे क्योंकि इतना नाम उनकी वजह से वहाँ के ड्रामेटिक्स का हो गया था। मतलब बहुत हम किस्से सुना करते थे कि जब वो स्टेज पे उतरते थे तो क्या होता था। तो ऐसे ही माहौल में काम करते करते, मतलब पढ़ाई लिखाई तो उतनी होती नहीं थी कॉलेज में, इसी सब एक्टिविटीज में रहते थे, फिर भी पास तो हो ही जाते थे जी। तो दोस्तों ने, जैसे शफी, इन लोगों ने कहा कि तुम ड्रामेटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करती हो, एनएसडी चली जाओ या कुछ ऐसा। तो मैंने ये बात जब घर पे कही तो मेरी माता जी तो एनएसडी के लिए उन्होंने ना कह दिया, क्योंकि बहुत दूर है दिल्ली। बोले उतनी दूर हम नहीं भेजेंगे तुमको। तो हमने कहा कि और क्या करें। तो फिर मेरी बड़ी बहन और मेरे बड़े भाई, उन लोगों ने पता लगाया तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला और फिर उन्होंने हमारी माँ को मनाया कि इसे वहाँ भेजा जाए। और इस तरह से मैं 2 साल के लिए FTII में गई, 71 से लेके 73 तक, और वहाँ तालीम ली, एक्टिंग की। आपकी बैच में कौन कौन लोग शामिल थे? आपने शफी इनामदार का नाम लिया जो कॉलेज के जमाने में थे। जी। कादर खान साहब ड्रामेटिक्स के लिए बतौर डायरेक्टर वहां पर जी आप लोगों से काम करवाते थे। तो ये 2 हस्तियों के नाम आए जिनकी यादें हम आगे बांटेंगे। लेकिन FTII में आपके बैच में कौन कौन थे? FTII में मेरे बैच में थे शबाना आजमी, शैलेंद्र सिंह, कमलजीत सिंह, फिर मोहन जो अभी साउथ के बहुत नामी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। मेरे ख्याल से जरीना वहाब और नीलम मेहरा, आदिल, पवन दत्त, बहुत सारे, हम लोग कुछ 22 जन थे। वो हमने सुना कि FTII का सबसे बड़ा बैच था एक्टिंग का। जी, काफी किस्से हैं उस दौर के FTII के, क्योंकि वो ये दौर था जबकि अपने शबाब पर था इंस्टीट्यूट। बहुत अच्छे दिन माने जाते हैं वो। उन दिनों की यादें हमारे साथ बांटिए, शरारतें या सीरियस काम की बातें। उन दिनों काम भी होता था, शरारतें भी बहुत होती थी। काम क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे, रोशन तनेजा दी, वो मतलब आज भी हमारे बहुत ही प्रिय और बहुत ही श्रद्धेय व्यक्ति हैं हमारे सर्कल में। तो उनकी छत्र छाया में हमने पढ़ाई भी की और मजे भी बहुत किए। और उस दौरान ऐसा होता था कि हम जहां भी जाते थे पूना शहर में, पूरे 22 जन साथ में जाते थे।
ओहो हो। और वहाँ पर एक बहुत पहले एक कैंटीन चलाते थे, एक सज्जन थे, उनकी एक पुरानी गाड़ी थी, आई थिंक मिनी मॉरिस टाइप कुछ, जिसके सीट वगैरह कुछ नहीं था, चलती थी गाड़ी। तो हमारे में से एक जन जो है, लड़कों में से जिनको गाड़ी चलानी आती थी उस जमाने में 71 में, वो ड्राइवर सीट की यहाँ पैकिंग बॉक्सेस वो रख के वो ड्राइवर सीट पे बैठता था और हम सब पीछे खड़े होते थे, मतलब ऊपर का छत खुलती थी। अच्छा। तो उस हिसाब से हम खड़े होके बैठ के सब उसी में ठुस जाते थे और फिर पूना शहर घूमा करते थे। क्या बात है। तो ऐसी मस्तियां काफी की है हमने। पूरे ग्रुप में 22 लोगों में सबसे शरारती कौन था? ऐसे बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब शरारत में उतरते तो सबके सब एक साथ ही वो होते थे। अगर पकड़े गए और जब पूछा जाता था कि शरारत किसने की, तो सबके हाथ ऊपर होते थे। ओहो। तो ये बात थी, आप बता नहीं सकते कौन ज्यादा शरारती था। क्या बात। यहाँ से आगे बढ़ें, लेकिन पहले गाने की बारी है। हाँ, आपकी पसंद का एक गाना हो जाए। आईना फिल्म का गाना सुनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। रीटा जी, FTII से निकलने के बाद करियर बनाने का जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन उन दिनों इंडस्ट्री में FTII से जो लोग आते थे उनसे किस तरह का बर्ताव होता था? बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था या काम मिलना आसान था? नहीं, स्ट्रगल तो था ही,
क्योंकि लोगों का ये परसेप्शन था, यहाँ FTI से आए हैं तो अपने आप को बड़े एक्टर समझते हैं। तो ये प्रूव करना पड़ता था कि नहीं साहब, हम एक्टर हैं, चाहे हम कहीं से भी आए। तो स्ट्रगल तो थी। और जैसे FTI से निकलने के तुरंत बाद हम 2 जन को क्लास में से ये फिल्म जो आईना, अभी आपने गाना सुना, जी जी, इस फिल्म में हमको साइन किया गया। मुमताज जी इसमें हीरोइन थी और उनके 5-6 भाई बहन दिखाते हैं, जिसमें मैं एक बहन थी और एक हमारे क्लासमेट आदिल, वो भाई का रोल कर रहे थे। और मुझे याद है कि उस वक्त ये जो गाना पिक्चराइज हुआ मुझ पर, मैं एक सिंगर होती हूँ और गाना सीखना चाहती हूँ, और मेरा पहला रेडियो पे जो गाना होता है, उस रिकॉर्डिंग के वक्त मुझे प्रोड्यूसर ने कहा कि आपको रिकॉर्डिंग पे आना पड़ेगा। तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हुई कि एक छोटा सा रोल करने वाली लड़की को रिकॉर्डिंग पर क्यों बुलाया जा रहा है। फिर भी चूंकि जाना था तो गए, और वहां जाके देखा कि लता जी गाना गा रही हैं। क्या बात है। तब तक मुझे पता नहीं था कि ये गाना मुझ पर पिक्चराइज होगा। और फिर मुझे अंदर लता जी से मिलवाया। मैं और भी आश्चर्यचकित हो गई कि मुझे क्यों मिलवाया जा रहा है। फिर लता जी के सामने तो किसी की भी बोलती बंद हो जाती, मैं तो बहुत ही नई थी तो ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाई, थोड़ी बहुत बातचीत की उनसे। और जब मैं बाहर आई तो मैंने प्रोड्यूसर से बड़ी हिम्मत करके पूछा कि मुझे क्यों मिलवाया। और बोले क्योंकि ये गाना तुम पर पिक्चराइज होने वाला है, और लता जी चाहती थी क्योंकि एक नया आर्टिस्ट गाने वाला है, लिप देने वाला है इसे, तो उसकी वॉइस क्वालिटी जानने के लिए। मतलब इतनी बड़ी बात मेरी जिंदगी में हुई। क्या बात है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ उस वक्त। तो वहीं से मतलब एक हौसला मिला कि नहीं, अगर आप मेहनत करो, आप अगर सच्ची लगन से काम करो तो आपको मंजिल मिलती है। जी रीटा जी, ज्यादा नाम आपको फिल्म जूली से मिला? जी बिल्कुल। ये फिल्म आपको कैसे मिली थी? ये फिल्म आईना करने के दौरान मेरे जो क्लासमेट थे मोहन, जिनके बारे में मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा कि एक मलयालम फिल्म बन रही है और वो डायरेक्टर नई लड़की चाहते हैं, करोगी? तो मैंने कहा कर लेते हैं, इसमें क्या है। तो वो फिल्म थी कन्याकुमारी, जो कमल हासन के ऑपोजिट थी, और वो डायरेक्टर सेतु माधवन, जिन्होंने बाद में जूली डायरेक्ट की। तो जब कन्याकुमारी कर रहे थे तब उनकी जूली शुरू होने वाली थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम ये रोल करोगी, क्योंकि उन्होंने उसका जो साउथ इंडियन वर्जन जो है वो भी डायरेक्ट किया था। उन्होंने कहा बहुत अच्छा रोल है और मैं चाहता हूँ कि तुम करो, फिर तुम डिसाइड करो। तो मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं, और आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद द डायरेक्टर। उनका जो काम करने का तरीका था, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कहा एक और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और उस हिसाब से मुझे जूली मिली। वाह। और उसके बाद जो है वो एक तरह से आपकी पहचान बन गई। कैसा अनुभव था फिल्म जूली में काम करने का? एक बड़ी म्यूजिकल फिल्म जो आगे चलकर बड़ी इम्पोर्टेंट बन गई इंडियन सिनेमा में। जी बिल्कुल, क्योंकि वो सिनेमा मैं समझती हूँ कि अपने वक्त से पहले बनी। आजकल वैसे सब्जेक्ट्स बनते हैं, पर उस जमाने में ऐसे सब्जेक्ट्स बहुत कम बनते थे। बल्कि मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी बोल्ड थी अपने समय के हिसाब से। बहुत ज्यादा। जी, बहुत ज्यादा बोल्ड थी, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पर सिर्फ यही एक दिक्कत हुई कि उसके बाद एक ठप्पा लग गया कि ये तो बहन ही बन सकती है। मुझे याद है अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जब पन्ना धाई का रोल किया था आपने अपने स्कूल में, तो आप बहुत एक्साइटेड थी कि अपनी उम्र से बहुत बड़ा किरदार निभाने को मिल रहा है। लेकिन वो फिर एक आपके लिए खांचा बन गया आगे चलकर भी, जैसे जूली का भी आपने कहा। जी हाँ, पर उससे मुझे कोई शिकवा या गिला नहीं है, क्योंकि देखिए बहन तो हर तरह की होती है ना, चाहे वो किसी की भी हो, कैसी भी हो, पर उसमें अलग अलग शेड्स भी मिल सकते हैं, और ऊपर वाले की दया से वो शेड्स मिले मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि मैंने क्यों जूली में बहन का रोल किया, जबकि उसके बाद लोगों ने कहा कि तुमने गलत किया, ये किया। मैंने कहा जो भी किया मेरे मन को अच्छा लगा, मेरे दिल को अच्छा लगा, तो मैंने किया। बिल्कुल। जूली का एक और गाना सुनते हैं। जी बिल्कुल। ये रातें नहीं पुरानी, ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई
सबकी आंखें खोई खोई खामोशी करती है बातें, ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी, ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। इतनी सुहानी यादें रीटा जी हमने जूली की बांटी। जूली के बाद आपने बताया कि एक बहन वाले किरदार मिलने शुरू हो गए थे और कहीं न कहीं लोग ये कह रहे थे कि क्यों ऐसा किया, लेकिन आपके विचार एकदम क्लियर थे कि क्यों आपने किया। जूली के बाद के अपने करियर के बारे में जरा बताइए। जूली के बाद ऐसी फिल्में करती रही मैं जहाँ बहनों के किरदार किए। फिर उसी दौरान मेरे और एक इंस्टीट्यूट के मित्र ने मुझे गुजराती एक फिल्म की ऑफर दी कि कोई रिलेटिव बना रहे थे और मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं। मुझे किसी भी भाषा में, साउथ की फिल्म, दूसरी तरफ गुजरात की फिल्म। हाँ, मुझे किसी भी भाषा से परहेज नहीं रहा क्योंकि कला की कोई भाषा नहीं होती बिल्कुल है। और मैंने वो गुजराती फिल्म की लाखों फुलानी जिसमें हीरोइन के तरीके से, और उसके बाद मैंने कुछ 90-95 फिल्में कर ली। तो गुजरात में आपका नाम जो है वो काफी ज्यादा गुजराती फिल्मों के लिए मकबूल हुआ। हाँ, काफी ज्यादा, क्योंकि 8 साल तक उसके बाद मैंने काम किया। हाँ, हिंदी में भी करती रही उस दौरान, पर ज्यादातर गुजराती फिल्में की और बहुत अच्छा सफर रहा। बहुत लोगों का प्यार मिला, इज्जत मिली, बहुत अच्छा रहा। तो गुजरात में तो आप बहुत ही जानी पहचानी आप रही हैं और जब भी वहां जाती होंगी तो लोग फौरन जो है आपकी पुरानी फिल्मों को याद करते होंगे, गुजराती फिल्मों को। हाँ, आज की जनरेशन के जो मतलब उनके माँ बाप, उनके बड़े जो है बुजुर्ग, वो लोग याद रखते हैं कि आज की जनरेशन ने वो फिल्में नहीं देखी हैं। पर आज की जनरेशन के लिए एक और मैंने फिल्म की जो कुछ यंग बच्चों ने बनाई, केवी रीते जयेश करके, वो बहुत लोगों को पसंद आई है। और गुजरात की जो यंग जनता है वो जो कहते थे कि नहीं हम गुजराती फिल्म नहीं देखते हैं, हम तो हिंदी पसंद करते हैं, उन लोगों ने देखी और उन लोगों ने कहा अरे बाप रे, इतनी अच्छी फिल्म भी बन सकती है। वाह। फिल्म कोई भी अच्छी बन सकती है अगर बनाना चाहे, कंटेंट अच्छा हो तो सभी अच्छी बन सकती है। रीटा जी, यहाँ एक गाने की बारी है, तो एक गाना सुनते हैं फिर आगे की बात करते हैं। जी, तो चलिए विश्वनाथ का गाना सुनते हैं फिर। हुई जो उनसे
रीटा जी, एक ऐसी चीज मैं साफ कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे जो फिल्मों के शौकीन श्रोता और दर्शक हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कई लोग ये मानते हैं कि आप जया भादुड़ी की बहन हैं, जबकि आप कई बार इस बात को साफ कर चुकी हैं। मुझे लगता है कि परंपरा है तो इस प्रोग्राम में भी ये बात क्लियर कर दी जाए। जी बिल्कुल, हम बहनें नहीं हैं, हम एक ही जगह से आते हैं। वो भोपाल की हैं, मैं इंदौर की हूँ, और बस हम दोनों बंगाली हैं, एक ही कम्युनिटी से हैं। तो शायद अब पता नहीं हमारे पूर्वजों में कोई रिश्ता रहा हो तो उतना तो याद नहीं, पर हाँ इतना जरूर है कि जया जी की छोटी बहन जो है उनका नाम भी रीता है, वो भी रीता भादुड़ी हुई, जो राजीव वर्मा जी की पत्नी है। बिल्कुल बिल्कुल, राजीव आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे कलीग हैं। बल्कि हम अपने श्रोताओं को ये भी याद दिला दें कि एक प्रोग्राम में आप और राजीव जी बाकायदा लाइव उनसे मुखातिब हो चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं। जी बिल्कुल। रेडियो पर आकर कैसा महसूस होता है? रेडियो से किस तरह का आपका जुड़ाव रहा है? अभी हाल फिलहाल तो रेडियो से इतना ही जुड़ाव है कि हम घर से वर्क प्लेस पर जाते हुए सुनने का मौका मिलता है गाड़ी में, अदरवाइज बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता है, क्योंकि एक तो ये टेलीविजन का जो जमाना आ गया है, तो ऐसा लगता है कि चलो सुनने भी मिल रहा है और देखने भी मिल रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली। लेकिन रेडियो का एक अपना अलग मजा है, जो एक मैं समझती हूँ कि अकेले में जो एंटरटेन आपको कर सकता है वो सिर्फ रेडियो है, और मैं कभी कभी मिस बहुत करती हूँ इस चीज को, इसलिए यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। क्या बात है रीटा जी, आपके करियर का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है टेलीविजन। मुझे लगता है कि उसकी बात कर ली जाए। टेलीविजन आपने कब शुरू किया था, और क्या फिल्में करते हुए टेलीविजन की तरफ स्विच ओवर करना ऐसा लगा था कि किसी छोटे मीडियम की तरफ मुड़ रहे हैं? क्योंकि वो वक्त ऐसा था जब टेलीविजन को बहुत एक्साइटमेंट की तरीके से नहीं देखा जाता था। नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, पता नहीं शायद मेरी सोच ही ऐसी है। पर जब मुझे पहला ऑफर, आई थिंक इट वाज मिड 80s में, मेरी पहली सीरियल थी बनते बिगड़ते, जो संवाद वीडियो ने बनाई थी राकेश चौधरी जी, और उस जमाने की बहुत ही मशहूर सीरियल्स में से एक रहा। जी हाँ, क्योंकि तब सिर्फ दूरदर्शन ही था जी, और वीकलीज होते थे, तो काम करने में बहुत मजा आता था। मतलब एकदम फिल्म के स्तर पर हम काम करते थे, और सब्जेक्ट मैटर्स बहुत अच्छे होते थे। राइटर्स को, एक्टर्स को वक्त मिलता था अपने काम के बारे में सोचने का। बहुत सही। तो और उस जमाने में ये था कि टेलीविजन तब नया नया आया था। फिर उसके बाद मैंने खानदान किया, मुजरिम हाजिर, ये सब किया, पर ऐसा लगा कि टेलीविजन अब अपनी जड़ें फैला रहा है, और ये एक दिन बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। ये इसका आभास तो हो गया था जी, इसीलिए ऐसा नहीं लगा कि फिल्म के पर्दे से हम टेलीविजन पे जाके कोई गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आज देखिए, आज टेलीविजन और फिल्म दोनों ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे हैं। बिल्कुल, मतलब फिल्म अपनी जगह पे है, उसको छू नहीं सकता है, सही बात है, लेकिन टेलीविजन भी कुछ कम नहीं है। टेलीविजन पे भी आजकल बहुत अच्छे शोज होते हैं, बहुत मतलब क्रिएटिव काम होता है, तो इसीलिए ऐसा नहीं लगा तब कि हम गलत कर रहे हैं। रीटा जी, लंबा सफर टेलीविजन पर आपका रहा है, मेरा ख्याल है कि 2-2.5 दशक समझ सकते हैं तकरीबन, ऑलमोस्ट। तो इस दौरान टेलीविजन बहुत बदला है। दूरदर्शन के जमाने के बाद सैटेलाइट टेलीविजन आ गया, और उसके बाद प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ गया। टेलीविजन सीरियल जिस स्केल पर बनते थे वो बदल गया, रोजाना वाले सीरियल आ गए, और बहुत भव्य होने लगे सीरियल, और उनका प्रचार तरीके से होने लगा, उनको देखने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई। तो आपके लिए ये मीडियम जो है, ये जो फर्क है, ये कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव रहा है? पॉजिटिव रहा है कि उसमें जो काम हुआ है टेलीविजन में बहुत अच्छा हुआ है, और बहुत जल्द हुआ है जी, मतलब तेजी से ग्रो हो रहा है, बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। और नेगेटिव पॉइंट इतना ही मैं कह सकती हूँ मेरी तरफ से, कि जो ये डेली सोप्स जो बनने लगे हैं, इसमें एक दिक्कत आ गई है कि हमेशा एक तलवार लटकती रहती है प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे कि कल का एपिसोड है, परसों का एपिसोड है, इसलिए काम बहुत जल्द करना पड़ता है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होता है। और उस जल्दीबाजी में कभी कभी छोटी छोटी डिटेल्स जो बहुत जरूरी होती हैं वो मिस हो जाती हैं जी। तो
मुझे सिर्फ यही एक नेगेटिव पॉइंट लगता है। एक गाना सुना जाए यहाँ पर? जी बिल्कुल, अब आपकी पसंद का हो। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में हो, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से प्यार हो जाए। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। हो रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से प्यार हो जाए। तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। हाँ मैं तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। हो दौड़ रहा है साथ लहू के प्यार तेरा नस नस में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ
कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में हो, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए। जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। रीटा जी, आजकल एक ट्रेंड शुरू हुआ है और वो ये कि पहले एक्टिंग की दुनिया में आने के लिए लोग सीधे एनएसडी का रास्ता तो नहीं पकड़ते थे, फिल्मों की तरफ आते थे और स्ट्रगल करते थे और एक्टर बनते थे। बाद में एफटीआईआई की तरफ जाते थे जैसा आपने किया। अब टेलीविजन एक मीडियम बन गया है जो लोगों को सिनेमा की तरफ ले जाता है। बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हमारे पास हैं जो टेलीविजन के रास्ते से फिल्मों में जिन्होंने अपना नाम कमाया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या थिएटर और टेलीविजन एक ट्रांजिशन मीडियम बन के रह गए एक्टर्स के लिए? कुछ हद तक, क्योंकि देखिए अगर किसी को अपनी जीविका बनानी है जी एक्टिंग, तो ये तो जगजाहिर बात है कि थिएटर में आपको वर्क सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगा, काम करके इतना संतोष मिलेगा कि आपको कहीं नहीं मिल सका हो। लेकिन फाइनेंशियली उतना नहीं मिलता है जो आपको टेलीविजन या फिल्म से मिल सकता है। तो हर एक्टर जो इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है वो तो यही सोचेगा ना कि मैं 4 पैसे और ज्यादा कमाऊं। डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल से इसीलिए टेलीविजन के थ्रू माध्यम बन रहा है कि फिल्मों तक जाए इंसान, और एक अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है उनके लिए। आप टेलीविजन और सिनेमा दोनों में पैरेलली एक्टिव रही हैं 80 के दशक के बाद से। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आप किस मीडियम को ज्यादा एंजॉय करती हैं, ये बताइए, तो क्या जवाब होगा? मैं पर्सनली दोनों मीडियम को बहुत एंजॉय करती हूँ, अगर तो काम सही से हो। अब नेचुरल फिल्म जब इंसान बनाता है तो बहुत उसको सोचना पड़ता है, उसकी तैयारी बहुत ज्यादा होती है। जी, पैमाना भी बड़ा है हाँ, उसका। और टेलीविजन का ये है कि आपने आज सोचा तो परसों आप उसको पर्दे पर ला सकते हो। ये जल्दबाजी में, जैसे मैंने कहा कि छोटी छोटी बातें मिस आउट होती हैं, इसीलिए दोनों चीज अपनी जगह पे पॉजिटिव हैं। जी रीटा जी, इतने सारे टेलीविजन सीरियल्स में से अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सा किरदार आपके ज्यादा नजदीक रहा है, जिसको आप दूसरे किरदारों से अलग मानती हैं, तो वो कौन कौन से सीरियल्स के होंगे? एक तो मैं कहूंगी खानदान जी, फिर उसके बाद मुजरिम हाजिर। क्या बात है, ये दोनों वो सीरियल्स हैं जो जब भी आपकी याद आती है तो इन सीरियल के किरदार जरूर याद आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन दिनों का हिस्सा हैं जब हम बहुत छोटे थे और टेलीविजन से चिपके हुए रहते थे। बिल्कुल, और ये तब एक मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था ऐसे किरदार करने में। और फिर उसी दौरान मैंने क्षीरसागर जी की एक सीरियल की थी स्त्री, जिसमें अलग अलग जो हमारी महिलाएं हैं हिंदुस्तान की जिन्होंने कुछ कर दिखाया है उनके बारे में था। तो एक एपिसोड में मैंने अपनी किरण बेदी जी का रोल किया था और एक एपिसोड में एक केरला की बीडीओ थी उनका किया था। तो वो दोनों भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया और किरण जी को भी जब दिखाया गया था तो उन्हें बहुत पसंद आया था। तो ये कुछ सीरियल्स हैं। फिर कुमकुम एक सीरियल थी, उसमें भी बहुत अच्छा किरदार था, हर शेड्स थे उसमें, तो मजा आया काम करने का। बहुत सही। रीटा जी, एक गाना सुन लिया जाए, फिर आगे की कुछ बातें हैं जो आपसे की जाएंगी। जी बिल्कुल। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, आए कहाँ से जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे।
गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए, रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए। साँझ न देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले। प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे। आप बहुत बिजी हैं सीरियल्स में और बाकी चीजों में, तो खाली वक्त कितना निकाल पाती हैं अपने लिए और उस वक्त में क्या करती हैं? खाली वक्त तो सीन्स के बीच में जो मिलता है, और फिर घर आके तो काफी थके हुए होते, तो ज्यादा मतलब खाना खा के फिर ऐसा होता बस अब सो ही जाओ। लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत वक्त कभी अगर गलती से छुट्टी मिल गई तो उस दिन घर का कुछ काम काज होता है, पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर घूम आते हैं, बस इतना ही हो सकता है। टेलीविजन, फिल्में और थिएटर, इन तीनों चीजों से बतौर दर्शक जुड़ने की कितनी गुंजाइश मिलती है आपको अपनी जिंदगी में? कभी कभी जब रात को नींद नहीं आती है तो तब दर्शक बन जाते हैं, श्रोता बन जाते हैं। जी जी, बस इतना ही भर होता है। आज बहुत सारे युवा हैं जिनके लिए टेलीविजन एक बहुत ही अट्रैक्टिव मीडियम है, क्योंकि बहुत जल्दी शोहरत और दौलत देता है। उनसे आप क्या कहना चाहेंगी जो आनन फानन बस एक्टिंग की दुनिया में किसी तरह से भी चले आना चाहते हैं? उनको लगता है कि ये एक तैयार कामयाबी है जो उनका इंतजार कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो काम मिलने के लिए भी काफी कुछ मतलब मेहनत करनी पड़ती है, और जो सिर्फ ये समझ के आते हैं कि हाँ सब कुछ बहुत जल्दी मिलता है, शोहरत हो, पैसा हो, नाम हो, पर वो टिकता नहीं है। फिर वो थोड़े दिन का ही होता है। मतलब जिसको हम कहते हैं ना, वन सीरियल वंडर या वन फिल्म वंडर, वैसी वाली बात होके रह जाती है। वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं होता है फिर। तो मुझे लगता है उसमें कोई मजा नहीं है। जो चीज आपको सेटिस्फैक्शन दे, जो चीज आपके लिए एक स्थायी हो, वही काम की होती है। बाकायदा तैयारी करके। बिल्कुल, और उसके लिए तैयारी की बहुत जरूरत होती है। ये नहीं कि आप मतलब कुछ नहीं कर रहे तो चलो एक्टिंग कर ले। ये जो एटीट्यूड है लोगों का, ये मेरे ख्याल से गलत है किसी भी काम के लिए, क्योंकि आप कुछ भी करें आपको उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, अनलेस कि आप बॉर्न एक्टर हो। जी जी, जो 100 में 1 होता है। और इसमें कोई मतलब शर्म की बात नहीं है, दोष की बात नहीं है कि आप कुछ सीख के उस चीज को आप कर रहे हैं। बहुत सही। तो रीटा जी,
टेलीविजन और फिल्मों दोनों में आप बहुत नए नए एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही हैं। हिंदुस्तान का टैलेंट कैसा लग रहा है इन दिनों आपको? किस तरह के लोग आ रहे हैं? फिल्मों में तो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं और वो कुछ हद तक मैं कहूँगी कि टेलीविजन के माध्यम से ही आ रहे हैं जी। जो टेलीविजन में अच्छा काम कर चुके हैं वो आज फिल्म बनाने की सोच रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेलीविजन देखिए है तो अगर कहें तो फिल्म का छोटा भाई, क्योंकि काम तो उसी तरह से होता है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो बड़े पर्दे पे दिखाया जाता है, छोटे पर्दे पे दिखाया जाता है, पर हर टेक्नीशियन को, हर एक्टर को वही तैयारी करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी प्रतिभा आ रही है और इसकी बहुत जरूरत थी अभी। बहुत सही कह रही हैं आप रीटा जी। ये वो दौर है जबकि हम अपने सिनेमा को कहीं ना कहीं एनालाइज भी कर रहे हैं कि उसने हमारी जिंदगी पर, हमारे समाज पर क्या असर डाला है और वो किस तरह से ग्रो हुआ है। आपको क्या लगता है कि आज मल्टीप्लेक्स के इस दौर में भारतीय सिनेमा जिस जगह खड़ा हुआ है वो कितनी सही है और कितनी गलत है? क्या वो एक मीडियम के तौर पर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है या सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहा है? ये गलत है कि वो सिर्फ एंटरटेन कर रहा है। ये सही बात है कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और इन 100 सालों में हमने बहुत ग्रो किया है। आज हिंदुस्तान का सिनेमा मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। शायद उस पूरी तरह से ना भी हो, पर उस कगार पर है कि वो अपना एक अलग मुकाम बना सके, अपनी पहचान बना सके। और इसके लिए काफी लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस चीज को यहाँ तक लाया है। और मैं कहूँगी कि देखिए कुछ फिल्में एंटरटेनिंग होनी चाहिए, जरूरी है कुछ, क्योंकि वो मास अपील है। सबको तो इंटेलेक्चुअल बातें समझ नहीं आती हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ बनना चाहिए, नहीं तो वो बेचारे क्या करें। अब मैं तो कहूँगी कि हमारे यहाँ ऐसे छोटे छोटे फिल्म मेकर्स हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मालेगांव जो महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, वहां पर एक इंसान फिल्में बनाता है एक छोटे से कैमरा पे, और मैंने उनके फिल्मों की मेकिंग देखी है। उसमें वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारा सिनेमा कहाँ तक पहुंचा है। वो ना ही सिर्फ एंटरटेनिंग है पर वो एडुकेटिव है। उनकी वो जो अभी फिल्म थी मालेगांव का सुपरमैन जी, काफी तारीफ हुई उसकी। बहुत अच्छी फिल्म बनाई, और किस चीज पे कि गुटखा खाना सही बात नहीं है। क्या बात। और इस चीज को उसने इतनी अच्छे से पेश किया है, और उसने जिस तरह से इसको पिक्चराइज किया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से इस सिनेमा को तो हर जगह दिखाना चाहिए कि देखिए 100 साल में हमने क्या अचीव किया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही। मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुना जाए, और वो गाना होना चाहिए आपकी फिल्म नास्तिक से। जी बिल्कुल। आज का ये दिन कल बन जाएगा कल, आज का ये दिन कल बन जाएगा कल, पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल, तू पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल, आज का ये दिन कल बन जाएगा कल, पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल, पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल। एतबार कर, आने वाले का तू इंतजार कर, जाने वाले पे ना एतबार कर, आने वाले का तू इंतजार कर, बीते दिनों की यादों में ना चल, बीते दिनों की यादों में ना चल, ए बाबू आगे चल,
आज का ये दिन कल बन जाएगा कल, पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल, अरे पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल। ये शिकवे बहारों के फसूल है, फूलों में कांटे कांटों में फूल है। ये शिकवे बहारों के फसूल है, फूलों में कांटे कांटों में फूल है। बदला है मौसम तू भी तो बदल, बदला है मौसम तू भी तो बदल। शेरू आगे चल, आज का ये दिन कल बन जाएगा कल, पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल, अरे पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल। आज का ये दिन कल बन जाएगा कल, पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल, तू पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल। लल 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 लल, पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल। लल्ला लल लल लल्ला लल 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 लल, अरे पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल। लल्ला लल 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 लल्ला। रीटा जी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं आपको सुन रही हैं जो आपके सीरियल से बहुत जुड़ाव रखती हैं, आपके किरदार से बहुत जुड़ाव रखती हैं और लगातार आपको टेलीविजन पर खास तौर पर देखती रहती हैं। अपने उन फैंस से अपने मन की क्या बात कहना चाहते हैं आप, जो आपके साथ हंसती हैं, रोती हैं, आपसे नाराज होती हैं, खुश होती हैं? उनको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि जो वो हमसे इतनी जुड़ी हुई हैं, और ये कहूंगी कि हम वही दर्शाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं कितने सफल होते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में होता है जी। कभी हाँ हम जरा थोड़ा सा ज्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं और कुछ ज्यादा ही दिखा देते हैं, पर वो सब सच नहीं होता है। इस चीज को एक काल्पनिक बात के हिसाब से ही ट्रीट किया जाए और सब कुछ अपने जीवन में ना उतारा जाए। बहुत सही है रीटा जी, आपने हमें समय दिया और आज के मेहमान कार्यक्रम में आप आई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें आपने अभिनेत्री रीटा भादुड़ी से यूनुस खान की बातचीत सुनी। संयोजन तनुजा कोंडाजी कांदड़े। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं कल्पना शेट्टी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के मेहमान।